दुनिया में आए दिन आग लगने के हादसात होते रहते हैं। कुछ हादसात हादसाती तौर पर वकूअ पज़ीर होते हैं तो कुछ बाकायदा मनसूबाबंदी करके। लेकिन दोनों तरह के हादसात इंसानों की ज़िंदगी में सानहा बनकर ज़ाहिर होते हैं। हम अपने प्यारों को इन सानहात के असरात से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और डॉक्टर के पास हस्पताल में फ़ौरन पहुंच जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर के पास उस मरीज़ की तकलीफ़ दूर करने के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता। डॉक्टरों का एक टिपिकल तरीका इलाज है कि वो सबसे पहले जली हुई स्किन की ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करने के लिए जिस्म के जले हुए हिस्से की ऊपरी जिल्द काट देते हैं, फिर उस पर मेडिकल पट्टियाँ कर देते हैं। ड्रेसिंग करने के लिए जो पट्टी या बैंडेज इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी महंगी होती है। इस तरह जितना हिस्सा जला होता है उतनी पट्टियाँ जले हुए हिस्से पर लगा दी जाती हैं। फिर तीसरे दिन उस मरीज़ की ड्रेसिंग तब्दील करते हैं। पट्टियों को जब जले हुए ज़ख्म से खींचकर उतारा जाता है तो मरीज़ ज़ख्मों की ताब नहीं ला पाते और 97% मरीज़ तीसरे दिन दम तोड़ जाते हैं और अपने प्यारों से हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। ये तो थी एक हकीकत उन मरीज़ों की जो बहुत ज़्यादा जले होते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ हाथ जला होता है, बाजू जला होता है या टांग जली होती है या जिस्म का कोई थोड़ा सा हिस्सा जला होता है। ऐसे मरीज़ों का इलाज करते हुए भी डॉक्टर कई महीने लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मुकम्मल आराम नहीं आता। अगर किसी को आराम आ भी जाए तो जले का निशान सारी ज़िंदगी रहता है। बाज़ दफ़ा डॉक्टर जले हुए हिस्से को भरने के लिए जिस्म के दूसरे हिस्से का गोश्त काट कर लगा देते हैं, जो कि एक बिल्कुल मुज़हिका खेज़ तरीका इलाज है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टरों के महंगे तरीन तरीका इलाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते और घर में ही इलाज करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को हर मिलने वाला अपना एक टोटका पेश करता है जिसे ये लोग फ़ौरन इस्तेमाल करते हैं कि शायद ये टोटका ही कारगर साबित हो जाए और उनकी जलने की तकलीफ़ को ख़त्म कर सके। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ऐ अल्लाह, हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आग से बचा ले, आमीन। ये सारी बातें जो मैंने आपसे अभी की हैं वो सब सच्चे हक़ाइक़ हैं जिनमें झूठ का कोई शाइबा नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी मरहम के बारे में बताने लगी हूँ जिसके बारे में हर बाशऊर और अक्लमंद इंसान का जानना बहुत ज़रूरी है। ये मरहम है मरहम मुनीर। हर किस्म के जले हुए मरीज़ पर इस मरहम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जला हुआ मरीज़ चाहे वो फर्स्ट स्टेज का है, सेकंड का, थर्ड का या फोर्थ स्टेज का, हर किस्म की जली हुई जिल्द पर यह मरहम जादुई असर करती है। फर्स्ट स्टेज में जिल्द सिर्फ ऊपर से जलती है, सेकंड स्टेज में जिल्द ऊपर से जलती है और साथ ही जिल्द की दूसरी तह का ऊपरी हिस्सा भी जल जाता है और गोश्त सुर्खी माइल नज़र आना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज में जिल्द ऊपर से जलती है और जिल्द की दूसरी तह का ऊपरी और निचली हिस्सा भी जल जाता है। गोश्त काफ़ी गहराई तक नज़र आता है। फोर्थ स्टेज में जिल्द इतनी जल्दी होती है कि हड्डी भी नज़र आना शुरू हो जाती है। खैर, जलने की स्टेज कोई भी हो, शदीद तकलीफ, दर्द और जलन का एहसास होता है। इस मरहम के इस्तेमाल से बहुत जल्द आराम मिलता है। मरहम मुनीर को लगाने के ठीक 10 मिनट बाद मरीज़ की जलन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इस मरहम की खासियत है कि अगर मरीज़ हड्डी तक भी जल गया है तो इसके इस्तेमाल से हैरत अंगेज़ तौर पर गोश्त खुद ब खुद बनता है और ज़ख्म भर जाता है। जले का निशान भी नहीं रहता और जिल्द पहले जैसी हो जाती है। सुभान अल्लाह। ये जादुई मरहम है मरहम मुनीर। मरहम मुनीर तमाम लोगों के लिए रोशनी और उम्मीद की किरण है जो जले हुए मरीज़ को एक नई ज़िंदगी अता करती है। इस मरहम का हर घर में होना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। आपकी जिल्द चाहे गर्म पानी से जली है या गर्म दूध से, गर्म तेल से, गर्म सालन से, गर्म बर्तन या तवे से, चूल्हे से, आग से, इस्त्री से, वैक्स करते हुए या बिजली से या तेज़ाब से या किसी भी तरीके से, आप इस मरहम का इस्तेमाल जिस्म के किसी भी हिस्से पर कर सकते हैं। इस मरहम के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मरहम पिछले 150 सालों से हमारे ख़ानदान में मशहूर व मारूफ है। आपका इस मरहम को इस्तेमाल करने का एक छोटा सा फैसला और एक छोटी सी समझदारी आपको बड़े बड़े मसाइल और तकालीफ से बचा सकती है। इस मरहम को अपने घर में खुद भी बना सकते हैं। आप इस मरहम को अपने घर में खुद भी बना कर रखिए और इस वीडियो को अपने प्यारों से भी शेयर कीजिए।
मरहम बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत। इस मरहम को बनाने के लिए जो भी बर्तन इस्तेमाल हो वो स्टील का हो और वो बिल्कुल नमक, मिर्च या मसालों से पाक हो। इस मरहम को बनाने का तरीका फर्स्ट स्टेज के लिए और इसके अज्जा हैं सफ़ेद राल 1 चटाक। सफ़ेद राल भी होती है और एक काली राल भी होती है। ये सफ़ेद राल आपने इस मरहम के बनाने के लिए सफ़ेद राल का इस्तेमाल करना है। इसको सफ़ेद राल कहते हैं लेकिन इसका कलर येलोइश होता है। तो सफ़ेद राल लेनी है 1 चटाक, शहद के छत्ते की मोम 1 पाव, तिलों का तेल 1 लीटर। और इस मरहम को बनाने के लिए जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज के लिए जब बनाएं तो उसके अज्जा हैं सफ़ेद राल 1 चटाक, शहद के छत्ते की मोम 3 चटाक, तिलों का तेल 1 लीटर। अज्जा सेम है, सिर्फ क्वांटिटी में फ़र्क है। यहाँ पर छत्ते की मोम 1 पाव लेनी है फर्स्ट स्टेज में, जबकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में 3 चटाक लेनी है। तो इस मरहम को बनाने का तरीका सीखने के लिए आपने वीडियो देखनी है मुकम्मल। सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं, स्टील का पैन, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, पानी उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको चूल्हे पर रख दें, आग जला दें और इसमें अब हम मोम डाल देते हैं। मोम को हमने साफ़ करना है। अगर ये साफ़ बाज़ार से मिलती है तो ठीक है, हम वैसे इस्तेमाल कर लेते, लेकिन ये साफ़ नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी मैली है, अंदर मैल नज़र आ रही है, ये प्योर बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम साफ़ करेंगे। छत्ते की मोम को हम साफ़ करेंगे। साफ़ सुथरे स्टील के पैन को हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसमें हम मोम डाल देंगे। ख्याल रखना है कि इस दवाई को बनाते वक्त जो भी हम बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई पतीला या पैन इस्तेमाल करेंगे, वो स्टील का हो, खुश्क हो और बिल्कुल भी उसमें कोई मसाला ना लगा हो, मिर्च बिल्कुल ना हो, नमक, मिर्च, हल्दी, किसी किस्म का कोई मसाले वाला बर्तन ना हो। आपके हाथ भी बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए इस दवाई को बनाने के लिए, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि हम जले की दवाई बना रहे हैं, तो जले का ज़ख़म पहले ही बहुत जलन होती है और बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसलिए बहुत साफ़ सुथरे हाथों से बनानी है ये दवाई। तो आप देखें कि मोम पिघलना शुरू हो चुकी है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हिलाते जाएंगे और हीट से ये मोम पिघलती जाएगी। ये छत्ते की मोम है, शहद के छत्ते की मोम। ये आप देखें बिल्कुल पिघल गई है मोम, और जो इसके अंदर गंद वगैरह था वो एक जगह पर आ गया है। चम्मच पे भी आप लगा हुआ देख सकते हैं। तो अब हम इसकी आंच बंद कर देते हैं और अब हमने क्या करना है कि इसको हमने साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए आपने एक
बिल्कुल साफ़ सुथरी स्टील की कटोरी लेनी है, या कटोरा कोई भी आपके पास जो हो। उसके ऊपर आपने मलमल का कपड़ा, सूती कपड़ा या कॉटन का कपड़ा आपने इस तरीके से आपने बांध देना है। थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें और इसको एक जगह पे रख लें। मोम बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत एहतियात से इसको आपने पकड़ें पैन को, और आहिस्ता से इसके अंदर उंडेल दें ताकि ये मोम को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इस दवाई को बनाने के लिए बहुत एहतियात से काम करना है, काफ़ी गर्म होती है। और एक साइड से पहले कपड़े को उठाएं बर्तन के ऊपर से, और फिर अब आप देखें कि इसको हमने इकट्ठा करके यूँ निचोड़ लेना है। इस तरह से सारी मोम कपड़े से निकलकर बर्तन में आ गई है, साफ़ मोम। जो लेफ़्ट ओवर है वो हम, जो कपड़े में जो भी बचा है वो हम फेंक देंगे। मोम साफ़ करने के बाद एक शहद की मक्खी मोम की खुशबू सूंघकर हमारे किचन में आ गई, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये है राल। राल इस किस्म की होती है, ये थोड़ी सख्त टाइप होती है, येलो कलर की है, पीले रंग की है। तो इसको आप स्लैब पर रखें या जहाँ पर भी आपने इसको पीसना है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, और वही साफ़ सुथरी हो, खुश्क हो और मसालों से पाक हो। और बेलन जो हमने इस्तेमाल किया है वो तो पता ही आपको, हम रोटी बनाते हैं उसके साथ, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। जो भी चीज़ इस्तेमाल करें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको आप पीस लें, तोड़ लें, पहले छोटे टुकड़े करें इसके, फिर उसके बाद आप इसको पीस लें बेलन की मदद से ही। ये राल है, इसको राल हमने एक छटांक ली है, जैसे कि आपको बता चुके हैं। राल हमने एक छटांक ली है, इसको बारीक पीसना है आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी ज़ोर से इसको, सख्त होती है, ज़ोर से इसको पीसना पड़ता है। तो इसको हम बेलन की मदद से ही पीसेंगे। और बेलन भी खुश्क है, जिस जगह पर हम पीस रहे हैं वो जगह भी खुश्क है, और नमक मिर्च मसालों से वो जगह बिल्कुल पाक है, साफ़ सुथरी जगह है। और सफाई का बहुत ख्याल रखना है। जो भी चीज़ आप इस दवाई को बनाने के लिए इस्तेमाल करें वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। काफ़ी सख्त होती है, इसको पीसने के लिए थोड़ी सी ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पीस सकते हैं इसको आराम से, हम पीस ही जाती है। ये देखें पीस पीस कर बिल्कुल ये येलो कलर में आ गई है। राल को हमने पीसा है और बिल्कुल येलो कलर में हो गई है, लेकिन अभी ये बारीक पीसी नहीं गई, इसको हमने बिल्कुल बारीक पीसना है। और जितनी हमने पीसी है हम इसको किसी कपड़े में डालकर या छलनी में डालकर हम इसको पीसेंगे, साफ़ करेंगे। पहले हम इसको छलनी में डालते हैं, तो बाकी जो देखें काफ़ी ज़्यादा अभी भी है, मोटी रह गई है राल, हम इसको दोबारा से पीसेंगे। जो हमने छलनी में छानी है इसको हम, क्योंकि छलनी थोड़ी मोटी थी इसलिए हमने मज़ीद कपड़े में अब इसको हम छानेंगे, ताकि दवाई में जो हम डालें बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। पाउडर की फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बारीक पीस कर हम इसको दवाई में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह हम कपड़े में पकड़ कर दोनों साइडों से, और इस तरीके से राल को हम साफ़ कर लेंगे। बारीक जो बिल्कुल है वो नीचे चली गई है, और जो थोड़ी मोटी रह गई हम इसको फिर से पीसेंगे। इसको साफ़ सुथरे कागज़ की मदद से आपने साइड पे कर लेना है, और कागज़ भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो राल पीछे बची है हम उसको दोबारा से पीस लेंगे।
चलें, ये बस थोड़ी सी रह गई थी, ये भी बिल्कुल बारीक पीस ली है। और इसको हमने सारी राल को एक जगह पर करके पीस के एक किसी साफ़ सुथरी प्लेट में डाल दें। प्लेट भी खुश्क होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, मसालों से पाक होनी चाहिए। चलिए अब आप स्टील की पतीली लें दवाई बनाने के लिए, और स्टील की ही लेनी है, कोई और पतीली कोई और बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। स्टील के बर्तन में ही ये दवाई बनानी है। 1 किलो आप तिलों का तेल ले लें, शॉपिंग बैग में हमें मिला है, और आप इसको एक साइड से काट कर पतीली में डाल दें और मीडियम फ्लेम आप रखें, और अच्छी तरह से शॉपिंग बैग से निचोड़ लें ताकि तेल की जो क्वांटिटी है वो कम ना हो। अच्छी तरह से निचोड़ लें, और स्टील की पतीली में बनाना है। इसके लिए जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत ज़रूरी है कि आपने स्टील की पतीली ही यूज़ करनी है, स्टील का चम्मच यूज़ करना है, और इसके अलावा किसी और बर्तन में नहीं बनानी। तो सिल्वर तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, आपने स्टील ही यूज़ करना है। और फ्लेम आप मीडियम लो पे रखें, बहुत हाई फ्लेम पे इस दवाई को नहीं बनाना, मीडियम आंच पे आपने इसमें रखना है। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, तेल गर्म हो चुका है। अब आप इसमें जो राल हमने पीसी थी वो सारी की सारी डाल दें, और सारी डालनी है, इसमें छोड़ना नहीं है कुछ भी। सारी की सारी डालकर इसको अच्छी तरह से हिला लें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं ये चंद ही सेकंड्स में मिक्स हो गई है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे मोम। मोम हमने थोड़ी सी बचा ली है, और 3 हिस्से तकरीबन डाल दिए हैं, और 1 हिस्सा हमने बचा लिया है। और बचाने की वजह ये है कि हमने दवाई को थोड़ा सा पतला बनाना है, ज़्यादा थिक नहीं बनाना। और अगर हम सारे डाल देते तो वो दवाई थिक बनती। तो चूँकि पेशेंट जो भी हमने जिसको देनी है वो काफ़ी सेकंड स्टेज तक, थर्ड स्टेज तक तकरीबन चला है, तो हमने उसके लिए थोड़ी सी पतली दवाई बनानी है ताकि मलमल के कपड़े पर अच्छी तरीके से लग जाए। अब आप देखें ये इस दवाई का ये कलर है, लाइट सा ब्राउन कलर है, गोल्डन सा कलर है। तो ये पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमने इस पेशेंट के लिए पतली दवाई बनानी थी, इसलिए हमने मोम कम डाली है, 1 हिस्सा छोड़ दिया है। आप देखें बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम है, और इसी तरह आपने इसको पकाते जाना है। और दवाई का रंग आप देख रहे हैं थोड़ा चेंज हो गया है, डार्क हो गया है। चम्मच हल्के हल्के चलाना है, और बिल्कुल आपने लो फ्लेम पर पकानी है। हाई फ्लेम पर जल्दी बनाने की कोशिश नहीं करनी, और कोशिश करनी है कि आराम से आप बनाएं और हल्का हल्का इसको चम्मच को चलाते जाएं। और कोशिश करें बच्चे किचन में बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है, और बच्चे किचन से बिल्कुल दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में बनाएं और इसी दवाई को बनाते हुए ही कुछ प्रॉब्लम मसला ना क्रिएट हो जाए। तो बहुत आराम से इस दवाई को बनाएं, और मुसलसल हिलाते जाएं। और इस वक्त तक आपने इसको हिलाना है कि जब तक इसमें से धुआं निकलना शुरू ना हो जाए। हमने इस दवाई को पकने का यही तरीका है कि जब अभी आप देखेंगे धुआं हल्का सा निकलना शुरू हुआ है, अभी तकरीबन 7 मिनट हुए, तो 7 मिनट में ये हल्का सा धुआं दिया है इसने, और थोड़ा सा रंग भी चेंज हुआ है। लेकिन हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे तो ये पक जाएगी। तो पकने का इसका मेयार ये है कि कैसे पकेगी, कैसे पता चलेगा कि पकी है। वो इस तरह के जब पकते पकते इसके अंदर से बहुत ज़्यादा धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, और आपके किचन में भी अच्छा खासा धुआं इकट्ठा हो जाएगा। एग्जॉस्ट नहीं लगाना, क्योंकि एग्जॉस्ट अगर आप लगाएंगे तो फिर धुआं बाहर निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कितना इसमें पकी है कि नहीं पकी। तो आपने इस टाइम पर ये कोशिश करनी है कि एग्जॉस्ट ना लगाएं, ताकि धुआं जो है आप धुएँ से अंदाज़ा लगा सकें। आप देखें काफ़ी इसमें से धुआं निकलना शुरू हो चुका है। और आप ये देखें कि धुआं
किचन में भर चुका है और अच्छा खासा धुआं निकल रहा है इस दवाई में से। अब आप आंच इसकी बंद कर दें। हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसको पकाया है। पकाने का आप तरीका देख सकते हैं कि मुसलसल हमने इसको हिलाया है, हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है और बिल्कुल लो फ्लेम पे पकानी है। मीडियम लो फ्लेम पे नहीं, मीडियम लो पे पकानी है और बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकानी, मीडियम लो पर ही पकानी है। बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत एहतियात से इसको बनाएं। फ्लेम को आप देखें बंद कर दिया है, धुआं अभी भी निकल रहा है और इसका मतलब है कि ये दवाई बिल्कुल पक चुकी है। अब आपने मज़ीद इसको नहीं पकाना। आप देखें कि कलर इसका बिल्कुल डार्क हो गया है और आंच बंद करने के बावजूद इसमें से धुआं निकल रहा है। अब आपने ये करना है कि एक साफ़ पतीली लेनी है जिसमें आपने इसको छान लेना है और मलमल का कपड़ा लेना है, वो भी कपड़ा भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, न्यू पीस हो, नया कपड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप उसको पतीली के ऊपर इस तरीके से बांध दें ताकि जब आप दवाई डालें तो ये खुले नहीं, अच्छे तरीके से टाइटली बांध दें और थोड़ा सा प्रेस कर दें और आप इस दवाई को छान लें कपड़े की मदद से। छलनी की मदद से नहीं छानना क्योंकि इसमें जो राल है वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुई, तो थोड़ी बहुत रह जाती है। तो आपने इसको इस तरीके से छान लेना है, बहुत एहतियात से काम करना है। बहुत ज़्यादा गर्म है ये दवाई और ये दवाई हमारी बिल्कुल मुकम्मल हो गई है, बन चुकी है। इसको अब हम छान रहे हैं। बहुत ख्याल से एहतियात से इसका आपने बनाना है, इसको छानना है। चलिए ये सारी हमने डाल दी है तो आप देख सकते हैं कि दवाई मुकम्मल बन गई है, सारी हमने कपड़े में डाल दी है। और बच्चे खांस रहे हैं घर में क्योंकि जब ये बनती है तो वो गले में चुभती है, बच्चों के और ख़ुद के भी और बच्चों के भी गले में चुभती है, बच्चे खांसना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को थोड़ा इस दवाई से दूर भी रखें, गर्म भी है और दूसरा इसकी खुशबू से और गले में थोड़ी सी चुभती है। इसकी कोई फ़िक्र ना करें कि दूसरों को खांसी आना शुरू होगी इस दवाई से, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप सिंपल बच्चों को या ख़ुद भी आप थोड़ी सी चीनी खा लें, कुछ आप थोड़ा सा गले को थोड़ा सा वो जो चुभ रही है वो फिर थोड़ा सा मीठा लगेगा तो फिर वो आराम आ जाएगा। कोई इसका प्रॉब्लम नहीं होता कि गले में चुभ रही है या खांसी आना शुरू होगी, कोई मसला हो गया, कोई मसला नहीं होता इस दवाई से। तो अब आप इसको बहुत ज़्यादा चूँकि गर्म है, एक हमने लिया है परात में पानी डाला है और इसमें हमने रख दी है। बहुत गर्म है, बहुत एहतियात से इस कपड़े को एक साइड से पहले खोलें, एक साइड से पहले खोलें, उतारें बहुत एहतियात से अपने हाथों को बचाकर। एक साइड से हमने खोला है और थोड़ा सा टाइटली तरीके से हमने पकड़ लिया है, ऐसा ना हो कि दूसरी साइड से उसके अंदर गिर जाए और सारी मेहनत हमारी कारत जाए। बहुत ख्याल से हमने इस दवाई का कपड़े को ऊपर से उठा लिया है और इसी तरह से हम इसको निचोड़ेंगे और इस तरीके से हम इसको निचोड़ देंगे, ऊपर रखेंगे ताकि दवाई जितनी भी है रह गई है वो सारी ऐसा ऐसा निचड़ जाए, अच्छी तरह से निकल जाए। अभी काफ़ी कपड़े के अंदर ही है, आप हल्का हल्का इसको हिला भी सकते हैं बहुत एहतियात से ताकि दवाई जो है सारी निकल जाए, साफ़ सुथरी तरीके से उस कपड़े में से साफ़ हो जाए। कपड़े को अच्छी तरह से हल्का हल्का हिलाएं ताकि अच्छी तरह से दवाई कपड़े से निकल आए। अभी भी दवाई बहुत गर्म है, बहुत एहतियात से आपने सारा काम करना है। बच्चों को किचन में बिल्कुल नहीं आने देना, बहुत ख्याल से इस दवाई को बनाना है।
अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। एक प्लेट में हमने ये 2 ड्रॉप डाले हैं और ये देखें, और देखते ही देखते ये हो गई है, जम रही है। अब देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। जब ये खुश्क हो जाएगी, जब ये ठंडी हो जाएगी तो इस कलर की होगी, बिल्कुल लाइट सा स्किन कलर होगा इसका। तो आप ये देखें, इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल बहुत नरम और मुलायम है, और एक जिस तरह वैज़लीन होती है उस टेक्सचर की है ये। उसका आप टेक्सचर देखें, बिल्कुल वैज़लीन की तरह है। तो ये बहुत सॉफ्ट है और स्किन कलर की है, ठंडी होकर इस कलर की हो जाएगी ये। आपने इसको थोड़ी देर कर रखना है, जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। और अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं और साइड पे रख दें। और जाली वाला बर्तन इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि इसके ऊपर कोई ऐसी बंद बर्तन नहीं, ढक्कन नहीं देना कि इसके अंदर भाप की वजह से पानी बन जाए। बिल्कुल भी पानी नहीं बनने देना इसको। कोशिश करें जाली वाला बर्तन दें या इसको खुला छोड़ दें ताकि ये खुद ही ठंडी हो जाए और उसमें बिल्कुल पानी ना बन सके भाप की वजह से। इसको ढाँपना नहीं है। तो ये दवाई हमारी मुकम्मल हो गई है। आपने इसको सेव करने के लिए भी का तरीका यही है कि आपने जब इसको सेव करना है तो स्टील के बर्तन में ही रखना है या शीशे के बर्तन में आपने इस दवाई को सेव करना है। हमने चूँकि इस दवाई को जिस पेशेंट के लिए बनाई है उसको देना है, और अभी हम इसको ठंडा होने के बाद उसको हम देंगे। उसको लगाने का भी तरीका है, इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका है, वो भी मैं आपको तफसीलन अभी बताती हूँ। मरहम को ज़ख़म पर लगाने के लिए कुछ तैयारी करनी है। वो ये कि मलमल या सूती कपड़ा चौड़ी पट्टियों की तरह काट लें। नया कपड़ा लें ज़्यादा बेहतर है, या चौड़ी पट्टियाँ मेडिकल स्टोर से लें और उन्हें धोकर सुखा लें। धोना इसलिए है कि मेडिकल पट्टियों के ऊपर कल्फ या माया लगी होती है। ये कल्फ लगी हुई पट्टियाँ जले हुए ज़ख़म के लिए नुकसानदेह हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पट्टी पर दवाई कैसे लगानी है। पट्टी को साफ जगह पर फैला दें। अब उस पर मरहम लगा दें। पट्टी को उठाकर जली हुई जिल्द पर लगा दें। पूरी जली हुई जिल्द को इसी तरह पट्टियाँ लगाकर ढाँप दें। दिन में 2 बार सुबह शाम पट्टियाँ बदलें। इस्तेमाल शुदा पट्टी फेंक दें। हर बार नई पट्टी इस्तेमाल करें। मरीज़ के लिए चंद एहतियाती हैं कि चला हुआ मरीज़ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आराम करे, कोई चलने फिरने वाला काम ना करे, कोई वज़नी काम ना करे, ज़ख़म पर कोई भी किसी किस्म का जरासीम न लगे, सफाई का मुकम्मल ख्याल रखे, जली हुई जिल्द पर डस्ट या गर्द वगैरह ना लगे, और जब तक आराम ना आ जाए जला हुआ मरीज़ नहाने से मुकम्मल परहेज़ करे, या जितना हिस्सा जला है उस पर बिल्कुल पानी ना लगे। उसके अलावा मतवाज़न ग़िज़ा खानी है। दूध और यखनी का इस्तेमाल रोज़ाना करना है। यखनी में मुनासिब हल्दी ज़रूर डालें। जली हुई जिल्द पर जलन के साथ दर्द भी होता है। दर्द ख़त्म करने के लिए वेलुसेफ कैप्सूल, पॉन्स्टान और फ्लैजल गोलियां सुबह शाम 1-1 खाएं। 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन लगातार। या ज़्यादा बेहतर यह है कि डॉक्टर के मशवरे से अपनी कंडीशन बताकर मेडिसिन लें। इसमें आपने एक ज़रूरी बात ये बता दूं आपको कि जली हुई जिल्द पर मरहम मुनीर ही लगानी है। सिर्फ दर्द ख़त्म करने के लिए डॉक्टर से मेडिसिन लेनी है। दूसरे या तीसरे दिन ज़ख़म की कंडीशन कुछ इस तरह होती है कि बाज़ वक्त बहुत ज़्यादा जलने की सूरत में जिल्द पर छाले बन जाते हैं। छालों के अंदर पानी भरा होता है। ऐसी सूरत में घबराना नहीं है, बल्कि आपने ये करना है कि एक साफ़ शफाफ कैंची लें। कैंची को स्पिरिट या डेटोल से साफ करके अच्छी तरह खुश्क कर लें। फिर कैंची की नोक से छाले को साइड से काटें। घबराएं नहीं, छाले की स्किन डेड स्किन होती है, काटने से दर्द नहीं होगा। छाले का पानी रसना शुरू हो जाएगा। साफ रुई की मदद से पानी साफ करें। फिर छाले की चारों तरफ बहुत एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता कैंची की नोक से थोड़ी थोड़ी काटनी। ख्याल रहे कि कैंची जख्म पर न लगे, वरना मरीज को दर्द होगा। फिर पट्टियों पर मरहम मुनीर लगाकर जख्म को ढांप दें। छालों की डेड स्किन हर पट्टी के बदलने के साथ साथ खुद ही उतरती जाएगी और स्किन साफ होना शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने में मुकम्मल आराम आ जाएगा और 4th स्टेज के मरीज को 2.5 से 3 महीने में आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप बताई गई हदायत के मुताबिक अमल नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। मरीज़ के ज़ख्मों में पस पड़ सकती है, फिर ज़ख्मों से बदबू आना शुरू हो जाएगी। जल्द के अंदर के टिश्यूज़ फट सकते हैं और टिश्यूज़ फटने से जल्द के अंदर ज़ख्म बन जाते हैं। जिस्म पर स्वेलिंग भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा जलने की वजह से मरीज़ की स्किन अंदर तक गली होती है। इसलिए मेहरबानी फरमाकर जला हुआ मरीज़ मुकम्मल बेड रेस्ट करे और बताई गई तमाम हदायत पर अमल करें।
इस मरहम को महफूज करने के लिए स्टील का बर्तन या जार या शीशे का बंद जार इस्तेमाल करें। हो सके तो बिल्कुल नए बर्तन में महफूज करें, या आप ऐसे स्टील के या शीशे के जार में महफूज करें जो नमक, मिर्च या मसालों वगैरह से बिल्कुल पाक हो। मरहम को ठंडा होने के बाद ढाँप कर रखें। मरहम को ठंडी और खुश्क जगह पर रखें। ख्याल रहे कि मरहम को इस्तेमाल करते वक्त गीला हाथ या गीला चम्मच इस्तेमाल ना करें। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस मरहम को जले हुए मरीज़ों पर अपने हस्पतालों में ज़रूर इस्तेमाल करें, और फिर हो सके तो ऐसे मरीज़ों के लिए अलग से हस्पताल भी बनाए। और मेरी आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को अपने तमाम जानने वालों, दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हर ख़ास आम को मरहम मुनीर का इल्म हो और कोई भी उसकी अफादियत से लाइल्म ना रहे। अल्लाह ताला हम सबको, तमाम मुसलमानों को, बल्कि तमाम इंसानों को हर तरह की तकलीफ़ों और मुसीबतों से बचाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।